तो आज अपन नेक्स्ट प्लांट डिजीज पढ़ते हैं जो फंजाई के द्वारा होती है। तो फंजाई के द्वारा होने वाला रोग के बारे में कल अपन ने प्रथम रोग पढ़ा था जिसका नाम था वाइट रस्ट या सफ़ेद कीट। आज पढ़ते हैं स्मट डिजीज या कंड रोग। तो स्मट डिजीज फंजाई के द्वारा होती है और ये प्राय जो सीरियल क्रॉप्स है, जो फसलें हैं जिसमें गेहूँ और जौ और कुछ हद तक मक्का में भी, और मुख्य रूप से गेहूं और जौ में ये रोग पाया जाता है। और जिस फील्ड में ये रोग पाया जाता है वो पूरा फील्ड को ये बर्बाद कर देते हैं। तो फसलों में बहुत ही सीवियर रोग होता है जिससे पैदावार में बहुत ही गिरावट आ जाती है। तो किसान को इस रोग से बहुत नुकसान होता है। तो अस्टिलैगो या स्मट डिजीज होती किससे है? ये अस्टिलैगो नाम के कवक से होती है। तो जो स्मट डिजीज है इसका भी शॉर्ट नोट अगर अपने को बनाना हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो डिजीज का नाम, बीमारी का नाम। बीमारी का नाम स्मट डिजीज या कंड रोग। अब ये जो स्मट डिजीज है ये कितने प्रकार की होती है? तो जब मैंने अस्टिलैगो पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि स्मट डिजीज मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट। लूज स्मट क्या होता है? लूज स्मट वह कंडीशन होती है जिसमें क्लेमाइडोस्पोर पतली मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं और मेम्ब्रेन के फटने पर क्लेमाइडोस्पोर मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह के क्लेमाइडोस्पोर के मुक्त होने को लूज स्मट कहते हैं। या लूज स्मट से तात्पर्य ये है कि जब फसलों में फ्लोवरिंग स्टेज होता है तो जो बाली निकलती है उस बाली में जो सीड ग्रेन है, जो बीज बनता है, वो बीज नष्ट होकर वहाँ पर सब क्लेमाइडोस्पोर या काला काला पाउडर ही दिखता है, उसको लूज स्मट कहते हैं। दूसरा होता है कवर्ड स्मट। तो कवर्ड स्मट वह रोग होता है जिसमें क्लेमाइडोस्पोर बीज भित्ति से घिरा हुआ रहता है। क्लेमाइडोस्पोर बीज भित्ति से घिरा हुआ रहता है और बीज भित्ति के टूटने पर क्लेमाइडोस्पोर मुक्त होता है। तो लूज स्मट में तो जो क्लेमाइडोस्पोर है पतली मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते हैं और मेम्ब्रेन के टूटने पर ये मुक्त होते हैं, जबकि कवर्ड स्मट में क्लेमाइडोस्पोर होते हैं जो बीज के आवरण, बीज भित्ति से घिरे हुए रहते हैं और बीज भित्ति के टूटने पर मुक्त होते हैं। और दोनों ही प्रकार के जो लूज स्मट और कवर्ड स्मट है ये गेहूं में और जौ में, जई में, मक्का में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉजल ऑर्गेनिज्म। अब ये स्मट डिजीज किस कवक से होता है, इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? तो लूज स्मट होता है अस्टिलैगो नूडा वैरायटी ट्रीटिसाई। अस्टिलैगो नूडा वैरायटी ट्रीटिसाई। अस्टिलैगो जीनस का नाम है, नूडा स्पीसीज है, और इस नूडा स्पीसीज की जो वैरायटी है वो ट्रीटिसाई है। ये स्पीसीज गेहूं पर लूज स्मट नाम का रोग फैलाते हैं, जबकि कवर्ड स्मट प्राय जौ में पाया जाता है और कवर्ड स्मट फैलाने वाले कवक का नाम है अस्टिलैगो हॉर्डियाई। अब ये जो दोनों ही प्रकार के कवक जो रोग फैलाते हैं तो इसके लक्षण, अच्छा पहले इसके क्लासिफिकेशन। अब जो दोनों ही प्रकार के जो रोग फैलाने वाले कवक है, अब इसका क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन जो अस्टिलैगो का मैंने क्लासिफिकेशन बताया था वो क्लासिफिकेशन नहीं लिखना है। किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास टीलियोमाइसिटीज, ऑर्डर अस्टिलाजिनेल्स एंड फैमिली अस्टिलाजिनेसी। जीनस इज अस्टिलैगो। और अस्टिलैगो की अलग अलग वैरायटी होती है, स्पीसीज होती है, और स्पीसीज में अलग अलग वैरायटी होती है जो अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न करती है।
तो ये है कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है सिम्टम। तो सिम्टम, इसका जो रोग का जो मुख्य सिम्टम ये है, अगर लूज स्मट है तो पहले तो सबसे पहला सिम्टम तो ये है कि जिस पौधे में इस अस्टिलैगो का संक्रमण हुआ है उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। ग्रोथ फास्ट होते ही उसमें ईयर जो बाली होती है वो भी जल्दी बनती है, और बाली बनने के तुरंत बाद उसमें बीज नहीं बन के बीज के स्थान पर ये काला काला पाउडर दिखाई देता है। तो बाली में बिल्कुल काली काली बाली दिखाई देती है, उसमें बीज नहीं बन के बीज के स्थान पर, ओवरी के स्थान पर क्लेमाइडोस्पोर आ जाते हैं, तो पतली मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं, और मेम्ब्रेन के टूटने पर ये बिल्कुल काला काला रंग का पाउडर दिखता है। और ये काला रंग का पाउडर कुछ नहीं है, ये है क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर। और ये जो क्लेमाइडोस्पोर है, ये क्लेमाइडोस्पोर बिल्कुल काले रंग का दिखाई देता है। क्लेमाइडोस्पोर, ये क्लेमाइडोस्पोर काले पाउडर के रूप में दिखाई देता है, और इस तरह से ये पूरा जो ईयर है ये बिल्कुल काले रंग की दिखाई देती है। तो इसको ये लूज स्पॉट की वजह से होती है। और अगर कवर्ड स्पॉट है तो कवर्ड स्पॉट में जो क्लेमाइडोस्पोर है इस तरह से मुक्त नहीं हो गए, वो बीज के अंदर ही पाए जाते हैं और बीज के टूटने पर मुक्त होते हैं। तो इसका मेन लक्षण यही है कि बाली को देके या इसकी फास्ट ग्रोथ को देख के अपन पहचान कर सकते हैं कि इसमें अस्टिलैगो का संक्रमण हुआ है। अब डिजीज साइकिल, डिजीज साइकिल से पहले इनकी कायिक संरचना, कायिक संरचना, तो अस्टिलैगो का जो कवक तंतु है, जो कायिक कवक तंतु है, उसकी मुख्य रूप से दो प्रकार की संरचना पाई जाती है, प्राथमिक संरचना एवं द्वितीयक संरचना। प्राथमिक संरचना कवक तंतु शाखित होता है, पट युक्त होता है और एकल केंद्र की होता है। कवक तंतु शाखित होता है, पट युक्त होता है और एकल केंद्र की होता है, जब जो बेसिडियोस्पोर के अंकुरण से बनता है। द्वितीयक कवक तंतु प्राथमिक कवक तंतु में रूपांतरण से द्वितीयक कवक तंतु बनता है, या बेसिडियोस्पोर में संयुग्मन से द्वितीयक कवक तंतु बनता है, या बेसिडियोस्पोर जब अंकुरण होता है तो उसकी जर्म ट्यूब में संयुग्मन से द्वितीयक कवक तंतु बनता है, तो शाखित होता है, पट युक्त होता है, लेकिन द्विकेंद्र की या डाइकैरियोटिक होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। प्राइमरी माइसिलियम इज ए मोनोकैरियोटिक, whereas secondary mycelium is a dikaryotic। अब डिजीज साइकिल, डिजीज साइकिल क्या होता है कि ये मुख्य रूप से सीड बोर्न डिजीज है। जब बीज बोते हैं, बीज के अंदर जो इसके क्लेमाइडोस्पोर है, तो वो बीज के अंकुरण के साथ साथ ही उस क्लेमाइडोस्पोर जर्मिनेट कर जाता है, और जर्मिनेट करने के बाद वो डाइकैरियोटिक माइसिलियम पूरे पौधे में फैल जाता है। फिर उस डाइकैरियोटिक माइसिलियम से या क्लेमाइडोस्पोर से बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता है, जो एकल केंद्र की होता है, और वो बेसिडियोस्पोर पुनः फ्रेश पौधे पर अंकुरित होता है और वहाँ पर मोनोकैरियोटिक माइसिलियम का निर्माण करता है। फिर दो अलग अलग प्रभेद के मोनोकैरियोटिक माइसिलियम आपस में पास पास आते हैं, उनकी कोशिका में संलयन होता है और पुनः डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनता है। और डाइकैरियोटिक maइसिलियम बनने के बाद पुनः उसमें जो ईयर वाली स्टेज है, ओवरी वाली स्टेज है, वहाँ पर क्लेमाइडोस्पोर का निर्माण होता है, जो
द्विकेंद्रकी होता है। और ये क्लेमाइडोस्पोर हवा के द्वारा दूसरे पौधे पर गिरते हैं, वहाँ पर अंकुरित होते हैं। अंकुरण से वापस उस पर बेसिडियोस्पोर बनते हैं। बेसिडियोस्पोर के अंकुरण से वापस डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है, फिर क्लेमाइडोस्पोर, और फिर इस तरह से इसका साइकिल चलता रहता है। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। पहले क्लेमाइडोस्पोर का अंकुरण होता है, अंकुरण से बेसिडियोस्पोर बनता है, बेसिडियोस्पोर से मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण होता है, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम से पुनः डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम पर वापस क्लेमाइडोस्पोर बनता है, क्लेमाइडोस्पोर से बेसिडियोस्पोर। इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो जो ट्रांसमिशन का मोड है वो ट्रांसमिशन मुख्य रूप से क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा होता है। एक पौधे से दूसरे पौधे पर जो रोग फैलता है वो क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा होता है, और क्लेमाइडोस्पोर हवा के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे पर गमन करते हैं। बेसिडियोस्पोर के द्वारा नहीं होता है। बेसिडियोस्पोर तो पौधे के क्लेमाइडोस्पोर के अंकुरण के पश्चात बनता है, जो फ्रेश पौधे पर अंकुरित होकर पौधे की जो पत्ती है उस पत्ती में मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करते हैं। और उन मोनोकैरियोटिक माइसीलियम में जो, जैसा कि मैंने अस्टिलेगुम बताया था, आपस में संयुग्मन से डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण होता है, और उस डाइकैरियोटिक माइसीलियम से क्लेमाइडोस्पोर का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ डिजीज। इस रोग की रोकथाम, जैसा कि मैंने बताया कि यह बिल्कुल सिस्टमिक रोग है, सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है। सिस्टमिक इन्फेक्शन से तात्पर्य यह है कि इसमें संक्रमण बीज के अंदर ही पाया जाता है, और जब संक्रमण बीज के अंदर ही होता है तो वो संक्रमण बीज के अंकुरण के साथ साथ उस पौधे में आ जाता है, और ऐसे संक्रमण को फंजीसाइड से रोकना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इस रोग को चेक करने के लिए, रोकने के लिए सबसे पहले जो बीज है उस बीज का ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। उस बीज का ट्रीटमेंट या तो गर्म पानी से उस बीज को ट्रीट किया जाता है, जिससे कि उसमें पाया जाने वाला क्लेमाइडोस्पोर है वो मर जाए, उसको डेड हो जाए वो। दूसरा तरीका यह है कि बीज को हॉट वाटर से ट्रीट करके उसको सनलाइट, जो तेज धूप होती है, तेज धूप में 4-5 घंटे रखना पड़ता है, जिससे भी क्लेमाइडोस्पोर के नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। और इस रोग के रोकथाम का जो उपयुक्त उपाय है वो ये है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से तात्पर्य यह है कि जो क्रॉप होती है उनका रोटेशन किया जाए। रोटेशन से यह है कि मान लीजिए इस साल जिस फील्ड में गेहूं या जौ बोए हुए हैं तो अगले साल उस फील्ड में गेहूं जौ नहीं बो के वहाँ पर दूसरे फसल बोनी चाहिए, जैसे सरसों है, ग्वार है, जो कुछ भी है, मतलब इस सीजन में सरसों होता है तो सरसों बोनी चाहिए। इस क्रॉप रोटेशन से इस बीमारी को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ये अस्टिलेगो है, अस्टिलेगो होस्ट स्पेसिफिक है। यह इसका जो पर्टिकुलर होस्ट मिलेगा उस होस्ट पर ही संक्रमण कर सकता है, उस होस्ट पर ही रोग फैला सकता है। अस्टिलेगो नूडा वैरायटी ट्रिटिसाई, तो ये केवल गेहूं में संक्रमण करेगा तो गेहूं में ही करेगा, जौ में नहीं कर सकता, मक्का में नहीं कर सकता है। इसलिए सर इसकी जो होस्ट स्पेसिफिसिटी है वही कारण है जिसकी वजह से क्रॉप रोटेशन से इस रोग को चेक किया जा सकता है।
तो नेक्स्ट इसके रोग को कंट्रोल करने का है क्रॉप रोटेशन। और क्रॉप रोटेशन से भी, क्रॉप रोटेशन के अलावा भी इसमें स्ट्रॉन्ग फंजीसाइड भी अपन काम में ले सकते हैं, जो बहुत ही तेज होते हैं। उन फंजीसाइड का स्प्रे करके भी इस रोग को काबू में किया जा सकता है। और इसके अलावा जो अल्टरनेटिव मेथड है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी काम में लेनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है कि मान लीजिए लूज स्मट या स्मट डिजीज पे आ जाए तो कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं। डिजीज का नाम क्या है, टाइप ऑफ स्मट डिजीज, लूज स्मट, कवर्ड स्मट, कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म लूज स्मट का अस्टिलेबो नूडा वैरायटी ट्रिटिसाई, कवर्ड स्मट अस्टिलेबो हॉर्डियाई, क्लासिफिकेशन बता दिया। सिम्टम क्या है, सिम्टम लूज स्पॉट में जो इसकी ईयर है, बाली है, वो बिल्कुल चारकोल कोयले रूप में रूपांतरित हो जाती है। कोई भी बीज नहीं बनता है, जिसके परिणामस्वरूप इसमें पैदावार में बहुत गिरावट आ जाती है। डिजीज साइकिल, क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर से बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर से मोनोकैरेटिक माइसीलियम, मोनोकैरेटिक माइसीलियम से डाइकैरेटिक माइसीलियम, डाइकैरेटिक माइसीलियम से पुनः क्लेमाइडोस्पोर। फिर कंट्रोल ऑफ डिजीज, डिजीज कंट्रोल के कौन कौन से मैकेनिज्म है। तो इस तरह से इस पे शॉर्ट नोट लिखना है। थैंक यू।